नमस्कार। आज एक खास मुलाकात में हमारे साथ है गजेंद्र सिंह जी शेखावत। गजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला है। बहुत बहुत कैंपेन हेक्टिक है। गजेंद्र जी, राजस्थान के चुनाव में कुछ ही दिन रह गए हैं। आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी उत्साह है, लगता है कि जैसे आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने एक तरह से पूरी तरह से कैंपेन में बहुत अहम भूमिका आप निभा रहे हैं। एक तरह से बीजेपी की सारथी भी हैं आप इस चुनाव में, वन ऑफ द चैरिटियर्स ऑफ दिस चैरियट। तो गजेंद्र जी, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर, और हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब पीक कर रही है टुवर्ड्स द एंड, खूब सारी सभाएं हो रही है। तो क्या ये कि डिलिबरेटली प्लान स्ट्रेटजी है कि लास्ट में बहुत ज्यादा सभाएं होंगी, एवरीवन विल कम हियर एंड एक तरह से एक हाई पावर्ड हाई वोल्टेज कैंपेन होगा? देखिए, दो तरह के विषयों पर आपने चर्चा की है। पहला तो ये कि क्या मुद्दे इस चुनाव के होंगे। मैं लगभग पिछले 30 साल से ज्यादा समय से राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान के चुनावों को बहुत गहराई के साथ में देखा, समझा है और काम किया। सामान्यतया कुछ विषयों के इर्द गिर्द चुनाव हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव पिछले 5 साल में वर्तमान सरकार, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया, जो विश्वासघात किसानों के साथ हुआ, युवाओं के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, सामान्य उपभोक्ताओं के साथ हुआ, संविदा के कर्मचारियों के साथ हुआ, उस विश्वासघात से पीड़ित होकर के अपने साथ धोखा हुआ है ये मानते हुए सभी वर्ग संवर्ग के लोग इस वर्तमान सरकार को अपदस्थ करने, उखाड़ करके फेंकने के लिए पूरे कमिटमेंट के साथ में जुड़े हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि पूरे समाज ही एक साथ सरकार को बदलने के लिए मुखर होकर के खड़ा हुआ। पर सर, वो तो इतनी सारी गारंटीज दे रहे हैं। जनता इतनी वोकल नहीं थी। अब की बार मुखर होकर के जनता को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने और कांग्रेस को सरकार से उखाड़ने के लिए लगी है। पर सर, ये कैसे है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तो बहुत ज्यादा गारंटीज और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेके आ रही है, वो उसी के बलबूते पे रिपीट करना चाह रही है। देखिए, मैं दो बातें इसमें भी कहना चाहता हूं कि 2013 का चुनाव इसी तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। उन्होंने सुनियोजित रूप से अपने आप को देश में मुख्यमंत्री नंबर 1 घोषित करवाया। सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मे बी इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और द सोशल मीडिया, जितना कितना उस समय पेनिट्रेशन कांग्रेस का था, और प्रिंट मीडिया, इन तीनों पर बहुत शिद्दत के साथ प्रचारित करवाया गया। फिजिकल होर्डिंग पूरे स्टेट में हर गली मोहल्ले में लगाया गया। अनेक तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई उस समय, फ्री बिजली की, फ्री चिकित्सा की योजना और फ्री टेस्ट की योजना और बिजली की योजना, अनेक तरह की योजनाएं घोषित की गई। लेकिन राजस्थान की जनता मानस बना चुकी थी। कांग्रेस 21 सीट पर सिमट करके रह गई थी। दूसरा विषय यह कि किसी भी सरकार को अपने फैगेंड पे, अंतिम चरण में इस तरह की घोषणाएं, इस तरह की लोक लुभावने वादे, इस तरह की फ्रीबीज पर क्यों जाना पड़ता है, इस तरह की गारंटीज अंततः क्यों देना पड़ती है? वो इसलिए कि वो सरकार ये जानती है कि 4.5 साल तक वो डिलीवर करने में फेल हो गए। तब उनको आखिरी पड़ाव पर आकर के इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं करके अपनी खिसकती हुई जमीन को वापस बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता, और ठीक वही अशोक गहलोत सरकार ने किया। लेकिन क्योंकि किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, और एक बार धोखा खाए हुए लोग राजस्थान में, जैसा हिंदी में कहते हैं कि दूध का चला छाछ को भी फूंक मार करके पीता है, अब की बार विश्वास करने को तैयार नहीं था। और उसके बाद कोड में खाज ये है कि महंगाई राहत शिविर के नाम पर जितने वादे किए थे वो धरातल पर खोखले साबित हुए, वो धरातल पर किसी तरह का इंपैक्ट नहीं बना पाए, इसलिए 7 गारंटी स्कीम्स लाई गई। अब उन 7 गारंटी स्कीम्स को अगर देखो तो कई बार हास्यास्पद लगती है। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जबकि 600 रुपए में भारत सरकार पहले सिलेंडर देना ऐसा तय कर चुकी है। मोदी जी
₹500 की सब्सिडी ऑलरेडी दे रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने घोषित किया कि हम बच्चों को कॉलेज में जो आएंगे उनको हम लैपटॉप्स और टैबलेट्स देंगे। पिछले 5 साल से जो स्कीम एग्जिस्टिंग थी कि जो स्कॉलर स्टूडेंट है उनको लैपटॉप और आईपैड्स मिलने चाहिए, ऐसे 85,000 बच्चे आज भी इंतजार कर रहे हैं जिनको 5 साल गुजर गए, अभी तक नहीं मिले। राजस्थान के दुग्ध उत्पादक जो सरस डेयरी को दूध देते हैं, सरकार के आदेश के कारण से डेयरीज जितनी भी हैं सरस की, वो अपना एसएनएफ जो सॉलिड मिल्क फैट या जिसको पाउडर कहते हैं हम दूध का, जब बहुलता में प्रचुरता में दूध आता है सीजन के समय में, तब डिमांड कम होती है तो या तो घी में कन्वर्ट करती है डेयरी या मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करती है। सरकार की अनुमति से मिल्क पाउडर मार्केट में बेचती है। सरकार ने आदेश दिया कि आप मिल्क पाउडर नहीं बेचेंगे क्योंकि हम स्कीम ला रहे हैं ताकि बच्चों को स्कूल में जो है हम दूध दे सकें। न तो वो स्कीम आई, न दूध खरीदा गया। आज राजस्थान की सारी डेयरी जो है दे आर सिटिंग ऑन द हीप ऑफ मिल्क पाउडर। और उसका नतीजा क्या है? दुग्ध उत्पादक को पिछले 4 महीने 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। सरकार को ये चिंता नहीं है कि वो कहां से चारा ला रहा होगा, कहां से पशु आहार खरीद रहा होगा, कैसे उसका जीवन चल रहा होगा। और आपने घोषित कर दिया कि अब हम 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। आप दूध का पैसा नहीं दे पा रहे हो, गोबर खरीदेंगे, ऐसा वादा कर रहे हो। सरकार ने वादा किया कि हम किसान को फ्री बिजली देंगे, जब जरूरत पड़ी तब बिजली नहीं दे पाए। अन्नपूर्णा किट के नाम पर वादा किया, लेकिन अन्नपूर्णा किट की असलियत जब सामने आई, उसके मिलावटी सामान की हकीकत सामने आई, तो लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। इसलिए ये एक गारंटी के, एक विश्वासघात के बाद में दूसरे जो है वादे, उन वादों के फेल होने के बाद में आप गारंटीज लेकर के आए। जनता ऐसी झूठी गारंटीज पर अब विश्वास नहीं करेगी। अगर हम इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आलोचक ये भी कहते हैं कि ये भले ही शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया जाए, लेकिन एक्चुअली इजंट इट बैड इकोनॉमिक्स? इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा, बीजेपी भी नहीं बता रही इसको। देखिए, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, और मैं जिम्मेदारी से कई बार ये बात कह चुका हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो विकसित भारत बनने की दिशा में ठोस कदमों के साथ में आगे बढ़ रहा है, उस समय में राजस्थान एक ऐसा प्रांत है और उसमें इतनी संभावनाएं हैं कि वो इस बदलते हुए भारत या विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। राजस्थान इस भारत के बदलते हुए परिदृश्य में बदलाव का वाहक बन सकता है, ड्राइवर ऑफ द चेंज इन द इंडिया। ये जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो चेंज हो रहा है उसका ड्राइवर बन सकता है। राजस्थान में इतनी सारी संभावनाएं हैं एक प्रदेश के विकसित होने के लिए, एक प्रदेश में औद्योगिक निवेश आए, क्योंकि विकास की पहली पायदान वहीं से शुरू होती है। आज भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अब तक 10 साल में, पिछले 75 साल में कुल देश में जितना निवेश आया उसका 65% से ज्यादा आया है। वो इसलिए क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है, डिसाइसिव गवर्नमेंट है, कानून व्यवस्था और जो है वो दृढ़ है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है और बार बार पॉलिसीज में चेंज नहीं है, एक जो है एक स्टैटिक विजन है, उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। राजस्थान में सब तरह की संभावनाएं हैं। राजस्थान में किसी भी प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए जो पहली आवश्यकता है, लैंड की अवेलेबिलिटी, लैंड टू मैन रेशियो राजस्थान का देश में सबसे बेहतरीन है। दूसरी आवश्यकता होती है पानी की उपलब्धता, वो राजस्थान में इंडस्ट्री के लिए पानी की कहीं कमी नहीं है। तीसरी आवश्यकता होती है बिजली की, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस, एनर्जी सरप्लस स्टेट। चौथी होती है रॉ मटेरियल की, जमीन में कोयले से लेकर के खनिज, काले तेल तक, कच्चे तेल तक सब कुछ राजस्थान में है। लोहे से लेकर के तांबा और तांबे से लेकर के चांदी तक राजस्थान में है। लाइमस्टोन से लेकर के मार्बल से लेकर के ग्रेनाइट से लेकर के प्रीशियस स्टोन से लेकर के रेयर अर्थ तक सब राजस्थान में अवेलेबल है। सारे तरह के मिनरल्स और रॉ मटेरियल राजस्थान में। इंडस्ट्रियसनेस की बात करें हम, उद्यमशीलता की, तो राजस्थान के बेटों ने पूरी दुनिया में जाकर के अपनी इस हुनर का, काबिलियत का लोहा मनवाया है। फाइनेंसेस की बात करें, राजस्थान में एडिकेट फाइनेंस अवेलेबल है। स्किल्ड लेबर की अब बात करें तो वो भी राजस्थान में बहुतायत में अवेलेबल है और बनाई जा सकती है। सब तरह की अनुकूलताएं,
केवल एक विजनरी सरकार की लीडर की जरूरत है, एक गवर्नमेंट विद विजन की जरूरत है, एक कमिटेड गवर्नमेंट की जरूरत है जो राजस्थान के विकास के लिए काम करे, ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये चारों अगर होती है तो राजस्थान की इकोनॉमी इतनी पावरफुल हो सकती है, इतना ग्रो कर सकती है अगले 5 साल में कि अभी जितनी स्कीम्स इन्होंने लोक कल्याण की चलाने की कोशिश की है। देखिए, मैं लोक कल्याण की किसी भी स्कीम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो तुष्टिकरण के लिए या वोटों की अपेक्षा के साथ में न हो, वो संतुष्टिकरण के लिए हो, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हो, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हो, उनके सशक्तिकरण के लिए हो। और ऐसी सारी योजनाओं को, जितनी योजनाएं अभी हैं उनसे कई गुना योजनाओं को राजस्थान में अपने संसाधनों से चलाया जा सकता है। राजस्थान में क्षमताएं हैं, लेकिन उसके अनुरूप राजस्थान का विकास हो और उन क्षमताओं के अनुरूप राजस्थान को विकसित किया जा सके, तो ऐसी सारी योजनाओं को राजस्थान में और अधिक योजनाओं को चलाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने ये सब बात करी, लेकिन आप ईस्टर्न कनाल, राजस्थान ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट नहीं लेके आए जल शक्ति मंत्री होते हुए, और वो मुद्दा वो ईस्ट राजस्थान में खासकर उठा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब मुद्दे से भाग रही है। जिस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के, चुनाव लड़ने का हथियार बनाने का षड्यंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और उस षड्यंत्र के माध्यम से उन्होंने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों के सूखे कंठों पर, प्यासे कंठों पर राजनीति करने का पाप किया। और साथ ही साथ में 7.5 लाख हेक्टेयर जो सिंचित जमीन हो सकती है, उसकी संभावनाओं को विराम लगा करके, उसमें बाधाएं उत्पन्न करके प्यासी धरती को भी प्यासा रखने का षड्यंत्र किया है। राजस्थान की जनता को अब समझ में आने लगा है, और भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जो नदी जोड़ने की परियोजना में इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के रिवाइज्ड रूप को सम्मिलित किया है। मैं आज इतना ही जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 7.5 लाख एकड़ जमीन सिंचित हो और 3.5 करोड़ लोगों को 30 साल तक पेयजल की गारंटी मिले, 30 से ज्यादा छोटे बांध और तालाबों का पुनर्भरण किया जा सकते। इस योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम प्राथमिकता के साथ में प्रारंभ करेंगे। और ये तो आज देश जानता और मानता भी है कि माननीय मोदी जी की सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी वही करती है। तो हम निश्चित रूप से शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। सर, थोड़ा आपसे मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बॉर्डर एरियाज में शुरुआत में अपने जीवन में बहुत काम किया, जब आप एक्चुअली फुल फ्लेज राजनीति में आए उससे पहले। तो आपने क्या एक्सपीरियंस वहां पे लिया, राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज थे, और उससे उसका अनुभव आपको कैसे मिला है राजनीति में? देखिए, छात्र संघ से की राजनीति से मैंने अपना सामाजिक जीवन प्रारंभ किया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सामान्यतया सभी लोग, या पदाधिकारी चुने जाने के बाद सभी युवा लोग अपने लिए राजनीतिक सरजमीन की तलाश करना प्रारंभ करते हैं। मेरे पास भी अवसर थे, लेकिन मेरे मेंटर्स ने, मेरे मार्गदर्शकों ने यह कहा कि तुम्हारी आवश्यकता और उपयोगिता अभी सीमावर्ती क्षेत्र पर है। और निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती उस समय में उस सीमा क्षेत्र पर थी, क्योंकि पूरी तरह से फेंसिंग नहीं हुई थी। बहुत सारी अलगाववादी ताकतें वहां अलग अलग तरह से काम कर रही थी। एक तरफ रेडिकलाइजेशन के प्रयास हो रहे थे, दूसरी तरफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज को का केंद्र वो एरिया बन रहा था। हमने एक संगठन के माध्यम से काम करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाला नागरिक उसके दायित्व को समझे, एक चौकस जागरूक सीमा प्रहरी के रूप में अपना जीवन जिए, इस दिशा में काम किया। और मैं विश्वास के साथ में कहता हूं और गर्व के साथ में इस बात को कहता हूं कि आज पश्चिमी राजस्थान की सीमा अन्य सीमाओं की तुलना में अधिक सुरक्षित अगर है तो उसके कई कारण होंगे, लेकिन उसमें से एक प्रमुख कारण जो सीमा जन कल्याण समिति के नाते हम सब ने काम किया, अपना समय का योगदान किया, वर्षों तक तपस्या की, सीमा जन कल्याण समिति के सब कार्यकर्ताओं की तपस्या के कारण से वो हो पाया। और उसके चलते हुए धरातल को जिस बारीकी के साथ में समझा, धरातल की हकीकत को जिस बारीकी के साथ समझा, लोगों के जीवन के साथ जिस तरह से जुड़ा हुआ, लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष को जिस तरह से समझा, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के अवसर आने पर एक वो संपर्क
और दूसरा उस हकीकत की जानकारी। ये दोनों ही मेरे इस क्षेत्र में काम करने के, इस जीवन के इस अध्याय के एक वाहक बनाए और दूसरा चालक बनाए। आपने 2 बार एमपी रहे हैं जोधपुर से, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर किसी के गाँव में किसी की बकरी भी खो जाती है, तो वो भी आपको कभी-कभी फ़ोन करके रात को इस तरह के फ़ोन कॉल भी आपके पास आते हैं। देखिए, निश्चित ही ये जोधपुर के मतदाताओं का स्नेह है, प्रेम है और उनका विश्वास है। और मैं ये मानता हूँ और इसको इस तरह से सोचता हूँ कि जिस आदमी की अगर एक बकरी खोई है या गुमी है, उसके पास वही धरोहर है। उसके लिए वो ही बहुत बड़ा असेट है। और उस समय में भी अगर उनका चुना हुआ प्रतिनिधि उनके हर दुख और सुख में, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़ा है, उनके मन में भी विश्वास होता है और मेरे जैसे व्यक्ति के मन में संतोष भी होता है। तो जोधपुर की अगर हम राजनीति की बात करें, तो आपके सामने एक तरह से पावर सेंटर है जोधपुर। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत वहाँ से लगातार जीतते आए हैं और बहुत चर्चा थी कि आप भी उनके सामने चुनाव लड़ेंगे इस बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय करना कि कौन व्यक्ति किस दायित्व के साथ में काम करेगा, ये संगठन के एक स्तर के लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसकी विचारधारा प्रारंभ से है कि हमारे लिए देश प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति तीसरे पायदान, अंतिम पायदान पर आता है। देश के हित में क्या है और दल के हित में किस व्यक्ति की कहां उपयोगिता हो सकती है, ये निर्णय पार्टी के वरिष्ठ लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। मेरी उपयोगिता उन्होंने जहां पाई है, जहां समझी है, वहां मुझे वो उपयोग करेंगे। अगर विधानसभा में कुछ साथियों के लिए लगता था कि इनको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, राजस्थान की राजनीति में उनकी आवश्यकता है, उनको उस दृष्टिकोण से चुना गया। आज मुझे केंद्र में काम करने का, सरकार में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कल संगठन ये तय करे कि मेरी आवश्यकता संगठन में है, शायद हो सकता है वहां मेरी कोई भूमिका हो सकती है। और इससे आगे बढ़ करके भी मैंने तो कई बार कहा है कि मैं जिस विचार परिवार से आता हूं, जिस परिवार ने मुझे पहले सीमावर्ती क्षेत्र में भेजा था, बाद में मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजा, अगर परिवार तय करे कि आज मेरे जैसे किसी कार्यकर्ता का उपयोग समाज के किसी अन्य क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, जो है घर वापसी का, परावर्तन का क्षेत्र हो सकता है, वनवासी कल्याण परिषद का क्षेत्र हो सकता है, विद्यार्थियों के बीच में काम करने का क्षेत्र हो सकता है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए अगर वो मुझे उपयुक्त समझे, वो देश के लिए और दल के लिए हितकारी है, तो मैं इसी खुशी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ में, इसी मनोयोग के साथ मैं वहां भी काम करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जहां भी काम करूंगा वहां लक्ष्य एक ही होगा और वो होगा भारत माता की जय करना। इसलिए जहां भी करेंगे भारत माता की जय करने के लिए काम करेंगे। जी। आपने जो जोधपुर में चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री के बेटे के सामने चुनाव लड़ा और सब कह रहे थे कि वो जो चुनाव था 2019 का, वो उसमें आप और सीएम आमने-सामने थे। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि उसके बाद में जो कुछ हुआ आपके और सीएम के बीच में, टुडे देयर इज अ केस, अ डेफेमेशन केस व्हिच इज गोइंग ऑन इन कोर्ट, इन संजीवनी घोटाला, ही इज अगेन एंड अगेन नेम्ड यू, ही इज आल्सो, उन्होंने अपने मतलब आपके परिवार लोगों का भी नाम लिया है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको उस बात का, क्या मैं कहूँ, रिग्रेट है कि इस तरह की, मतलब इस पद पे पहुंचने के बावजूद आपके सामने इस तरह के आरोप आप पे लगे हैं? देखिए, निश्चित ही अपने बेटे की हार से उपजी खिसियाहट और पिछले लगभग 4.5 दशक से उनकी एक छत्र पूरे जोधपुर में राजनीतिक एकाधिकार, उन दोनों को शायद पहली बार चुनौती मिली और उस चुनौती के चलते हुए उनके मन में कहीं ना कहीं खीज और खिसियाहट है और उसका प्रदर्शन उनकी शब्दावली में अनेक बार होता है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने मेरा राजनीतिक हनन करने के लिए उन्होंने इस संजीवनी को एक हथियार के रूप में उपयोग लेने का कोशिश किया। जिस सोसाइटी से मेरे परिवार के किसी भी 3 पीढ़ी के किसी व्यक्ति का भी कहीं कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेना देना नहीं था, उसको मेरे साथ चिपकाने का पाप किया। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब समझती भी है, उनके उद्देश्य को भी समझती है, मंतव्य को भी समझती है। इस 75 साल के लोकतंत्र में मतदाता ऐसे विषयों को अब जानने लगा है। मुझे लगता है कि शायद गहलोत साहब इस बदली हुई मानसिकता को नहीं पहचान पाए, इसीलिए उन्होंने
अपने बेटे को उस चुनाव में जब देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे ताकत के साथ में जुटी थी, वो नहीं पहचान पाए, इसीलिए गलती कर बैठे और उस गलती की सजा आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं होगी। काफी जर्नलिस्ट आजकल आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस सब के बावजूद अगर आपको उनके साथ चाय पीने का मौका मिले तो क्या आप चाय पिएंगे? पता नहीं ये सवाल क्यों पॉपुलर हो गया, लेकिन एक ट्रेंडिंग सवाल है आपके सामने। देखिए, मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि मेरी कोई व्यक्तिगत फेमिनिस्ट नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं है। और वैसे भी हम जिस शहर से आते हैं वो शहर अपनायत का शहर है के नाम से ऐसा जाना जाता है। प्रेम और प्रीति और संबंधों का शहर ऐसे दृष्टिकोण से जाना जाता है। तो मैं तो आज तो ये कहूंगा कि अब ये तय हो गया है कि अशोक गहलोत साहब सरकार से बाहर जाने वाले। ये तय हो गया है कि अब जिस तरह का परिदृश्य कांग्रेस में और जो मैं समझता हूँ और जितना समझता हूँ, पहले जब कभी भी वो सत्ता से बाहर हुए, चाहे वो 2003 में हुए होंगे, चाहे वो 2013 में हुए होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते ही उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़ी कुर्सी किसी न किसी तरह से हथियाई और उसमें उसको उसके आधार पर दिल्ली में रह करके अपने राजनीतिक जीवन को आगे चलाया। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अब की बार जब वो सरकार से बाहर निकल रहे हैं, निकलने के बाद में अब उनको दिल्ली में भी जगह नहीं मिलेगी। और जब उनके पास में शायद उन दोनों परिस्थितियों के कारण से बहुत सारा फ्री टाइम होगा, तब वो मुझे एक दिन जरूर चाय पीने के लिए बुलाएंगे। मैं उसका इंतजार भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जैसे अनुभवी आदमी से, उनके जैसे जादूगर से कि कहीं भी नाम न होते हुए वो मुख्यमंत्री 3-3 बार बन गए। चेहरे की बात कांग्रेस पार्टी करती है कि बीजेपी चेहरा ढूंढ रही है और माननीय प्रियंका जी कहती हैं कि प्रधानमंत्री पूरे राजस्थान में घूम करके चेहरा ढूंढ रहे हैं। उनके यहाँ अभी चेहरा डिसाइडेड नहीं है और उनके यहाँ पिछले 3 चुनाव में जो चेहरा था वो चेहरा खो गया और जादूगर आ गया। तो मैं तो उनकी जादूगरी सीखने के लिए उनके पास में जरूर जाऊंगा कि उनसे राजनीति के कुछ जादूगरी के गुण उनसे सीख सकूं। कुछ दिन पहले आपने किसी के साथ कॉफी भी पिया था, आप वसुंधरा जी को मिलने गए थे और बताया जाता है कि आप दोनों ने कॉफी पिया, तो काफी कुछ अभी कहते हैं ना कि टी डिप्लोमेसी एंड कॉफी डिप्लोमेसी, तो आपको लगता है कि कहीं कुछ मन मुटाव हुआ हो या क्या चर्चा हुई उस ओवर दैट कप ऑफ कॉफी? देखिए, मुझे लगता है कि वो सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी। वसुंधरा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, 2 बार हमारी मुख्यमंत्री भी रही है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था कि गजेंद्र आओ हम सब बैठ के साथ चाय पीते हैं, हम दोनों बैठ के कुछ बातें करते हैं। मैं गया था, हमने साथ बैठ के कॉफी भी पी और निश्चित रूप से ये तय है और सत्य भी है कि 2 राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग मिलेंगे तो वो कोई हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं करेंगे, न कोई वो रामचरितमानस की किसी चौपाई को रिसाइट करेंगे। तो राजनीतिक विषयों पर बात हुई, चुनाव का समय है तो लाजिमी था उन विषयों पर बात होना। हमारी चर्चा हुई, स्वस्थ चर्चा हुई, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया जा सकता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है, किन विषयों पर काम करके हम भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को और ज्यादा प्रबल बना सकते हैं। इन सब विषयों पर हमने चर्चा की। गजेंद्र जी, 2 बार उनको सीएम फेस डिक्लेयर किया, थर्ड इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ है कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया है पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैंने कहा कि इन सब निर्णयों का एकाधिकार जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। 4 बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे मध्य प्रदेश में, अब की बार वहां भी फेस डिक्लेयर नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बड़ा प्रश्न तो वहां होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपराएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई लिखित अलिखित कानून भी नहीं है कि कोई कौन कौन किस विषय पर, किस पद पर, किस दायित्व के साथ काम करेगा। अगेन मैं वहीं आ जाऊंगा कि जिस दल के और देश के हित में जहां जिस व्यक्ति की उपयोगिता होगी वहां उस व्यक्ति को दायित्व मिले। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सामान्यतया बातचीत में भी हम पद की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हमको दायित्व मिला है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द ऑफिस what is being assigned to anyone. आपके लिए कहते हैं लास्ट टाइम व्हेन यू वन द इलेक्शन दे सेड द फार्मर हु वॉर जीन्स, दे सेड दिस अबाउट यू, सो आर यू स्टिल वेरी क्लोजली अलाइंड टू दैट? आई मीन इनिशियली यू स्टार्टेड ऑफ एज अ फार्मिंग पर्सन। एग्रीकल्चर इज इन द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मेरा दिल से जुड़ा हुआ विषय है। किसानों के लिए कुछ कर सकें और देश की कृषि व्यवस्था को किस तरह से बदला जा सके। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे देश के कृषि मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे रुचि के विषय के साथ में मुझे काम करने का अवसर दिया। देश के किसान की और कृषि क्षेत्र की चुनौती को समझ करके किसी ने यदि एक साथ भारत की कृषि अवस्था को, कृषि क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए काम किया है, क्योंकि भारत परंपरागत रूप से पिछले कई दशकों से, आजादी के समय से, आजादी के पहले से और आजादी के बाद में भी फूड डेफिसिट नेशन था। So our approach to look towards agriculture was production centric. लेकिन कालांतर में देश के किसान की मेहनत से और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के परिश्रम से, सिंचाई का संसाधन बढ़ने के चलते हुए, उन्नत तकनीकी आने के चलते हुए देश में प्रोडक्शन बढ़ा। आज हम दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में हम सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा दलहन पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा खाद्य तेल पैदा करते हैं, हम सबसे ज़्यादा कपास पहले या दूसरे नंबर पे रहते हैं, हम सबसे ज़्यादा दूध पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा शुगर केन और शुगर पैदा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, जब देश फूड डेफिसिट से फूड सफिशिएंट और फूड सफिशिएंट से फूड सरप्लस के रास्ते पर चला, तब हमको अपने पॉलिसीज में जिस तरह का ट्वीक करना था, चेंज करना था, तत्कालीन सरकारें वो नहीं कर पाई। उसके कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चुनौती खड़ी हुई और अभिनंदन है देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने का नजरिया प्रॉफिट सेंट्रिक बनाया और उसके कारण से किसान को लाभ कैसे हो, इस दृष्टि की सोच से काम प्रारंभ हुआ है और उसका परिवर्तन और प्रभाव आज दिखाई देने लगा है। मैं दिल से चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के लिए यदि कुछ और काम हो सके और देश की कृषि व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करके, अब क्योंकि दुनिया की बाउंड्रीज एलिमिनेट हो गई हैं, वर्ल्ड हैज बिकम वन विलेज एंड वन मार्केट, सो हम भारत में क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सारे तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, सो वी कैन ग्रो व्हाटएवर इज एडिबल इन द वर्ल्ड। तो हम फार्म टू फोक अप्रोच के माध्यम से ग्लोबल मार्केट के लिए एग्रीकल्चर की रिवर्स इंजीनियरिंग करें। पहले हम मार्केट आइडेंटिफाई करें, क्वालिटी आइडेंटिफाई करें, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, क्वालिटी आइडेंटिफाई करें, उसको अपने देश में उस देश के लिए उगाना शुरू करें। इस दिशा में अगर हम काम करें तो हम देश के कृषि क्षेत्र की और किसान की तकदीर बदल सकते हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में एक बड़ा होलिस्टिक प्लान जो है वो बनाया गया और आने वाले समय में एक बहुत सुखद भविष्य किसानों के लिए देखता हूँ। Do you think somewhere, मैं आपसे सहमत हूँ, do you think somewhere people didn't understand the farm laws that the government actually had to then take back? आपको लगता है कि this is I think what they wanted to do? देखिए, फार्म लॉ जिनको लेकर के इतनी सारी चर्चाएं हुई, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, हालांकि वो आंदोलन कुछ सीमित क्षेत्र के सीमित संख्या के किसानों का था और उनका उद्देश्य जितना वो फार्म लॉज के अतिरिक्त बहुत सारे हिडन एजेंडा उसके साथ जुड़े थे। केवल उन फार्म लॉज को आप इंडिविजुअली अगर देखें तो शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। It was a part of a holistic program to revise and revamp the entire agriculture sector, as I have stated. जमीन के सुधार से लेकर के मार्केट के सुधार तक एक पूरी चेन, पूरी श्रृंखला है। जिस सज्जन का नाम, स्वर्गीय स्वामीनाथन साहब का नाम हमेशा ही एग्रीकल्चर के विषय में, भारत के कृषि क्षेत्र के विषय में, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समय में लिया जाता है, उन स्वामीनाथन साहब ने अपनी उस डिटेल रिपोर्ट में, उस आयोग ने जितने रिकमेंडेशंस की थी भूमि सुधार को लेकर के, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लेकर के, फर्टिलाइजर्स और बीज की उचित गुणवत्ता की आपूर्ति हो, निर्बाध आपूर्ति, उसको लेकर के, पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म बने उसको लेकर के, फसल बीमा की एक पर्याप्त योजना बने उसको लेकर के, प्राइमरी प्रोसेसिंग फार्म गेट पर आए उसको लेकर के, और उस सब के अतिरिक्त मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फार्मर के, डिपेंडेबिलिटी अपॉन जो है कोर एग्रीकल्चर फार्मर की घटे, इन सब विषयों को हॉलिस्टिकली जैसा उस रिपोर्ट में रेकमेंड किया था उसके अनुरूप अगर किसी ने एड्रेस किया तो वो देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और ये मैं नहीं कहता, ये स्वामीनाथन साहब ने खुद आपकी एक अंग्रेजी दैनिक में 8 कॉलम में जो आर्टिकल छपा था वो लिख करके बताया था। देश के कृषि क्षेत्र के संपूर्ण परिवर्तन के लिए
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। बिल्कुल। सो मेरा लास्ट सवाल है बिफोर आई एंड। राजस्थान में कई मुख्यमंत्री देखे हैं। समबडी वाज फ्रॉम द पुलिस, भैरव सिंह जी वाज एक्चुअली फ्रॉम द पुलिस फोर्स। वी हैड अ महारानी, वी हैड अ जादूगर। एंड आपको लगता है कि द फार्मर हु वॉर जीन्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स फॉर चीफ मिनिस्टर राजस्थान में? आप मुख्यमंत्री का चेहरा है, ऐसे सब लोग कह रहे हैं। मैंने तो पहले भी आपसे कहा है कि ये निर्णय करने का न तो मेरा अधिकार है, और मैंने कभी जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए कल क्या होगा या कल क्या होना है इसको देख करके काम नहीं किया। मैं तो वर्तमान में जीता हूँ, आज में जीता हूँ। मैं आज अपने दल और देश के लिए क्या काम कर सकता हूँ, अपने समाज के लिए क्या काम कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उसी में जीता हूँ और मैं उसमें खुश रह करके जीता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, खास मुलाकात एनडीटीवी के साथ।